द्वारा भेजी गई कोविड रोधी टीके ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की 10 लाख डोज पहुंची ढाका। हॉकी टीम का 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लेने के मामले में खेल मंत्री ने कहा, हॉकी महासंघ को सरकार के साथ करनी चाहिए चर्चा। टीम सिर्फ हॉकी महासंघ की नहीं। और आईपीएल 2021 का पहला क्वालिफायर मैच आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। मैच की विजेता टीम सीधे पहुंचेगी फाइनल में। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात गृह मंत्री द्वारा दिए गए साक्षात्कार की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 20 वर्ष पूर्ण होने पर संसद टीवी को विशेष साक्षात्कार दिया। अपने साक्षात्कार में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के नए आयाम स्थापित किए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश का भविष्य पीएम मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है। साक्षात्कार के दौरान गृह मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 3 हिस्से किए जा सकते हैं। एक, भाजपा में आने के बाद पहला कालखंड संगठनात्मक काम का था। दूसरा कालखंड उनके गुजरात के मुख्यमंत्रित्व काल का था और तीसरा राष्ट्रीय राजनीति में आकर वो प्रधानमंत्री बने। मोदी जी के जीवन के कुल मिलाकर सार्वजनिक जीवन में आने के बाद 3 हिस्से किए जा सकते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद की मैं बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद का उनका पहला कालखंड एक दृष्टि से बनाए तो वो संगठनात्मक काम का था। दूसरा कालखंड उनके मुख्यमंत्री के उनके तत्वाधान में गुजरात में वो मुख्यमंत्री रहे और एक काम हुआ। और तीसरा राष्ट्रीय राजनीति में आकर वो प्रधानमंत्री बने। ये 3 हिस्सों में उनके सार्वजनिक जीवन को बांटा जा सकता है। ये तीनों बेहद चुनौतीपूर्ण अपने आप में रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण देश की सुरक्षा भी चाक चौबंद हुई है। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। कभी नहीं सोच सकता था कि कोई प्रधानमंत्री कहेगा कि भारत में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की क्षमता है। हम 11वें नंबर से 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। ढेर सारे स्टार्टअप आए, लोग लगे, मुझे विश्वास है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी मोदी जी के नेतृत्व में बन ही जाएगी। और 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। बहुत बड़ा जंप आया है। ढेर सारे सुधार हुए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमने परिवर्तन। तो मोदी जी के जीवन में जो 3 बड़े बड़े आप तीनों स्टेज चुनौतीपूर्ण थे और उन्होंने बड़े धैर्य से, मक्कमता से और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ तीनों चैलेंजों को सफलतापूर्वक पार करा है। मैं मानता हूं उनकी लीडरशिप की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने बहुत धैर्य के साथ प्रशासन की बारीकियों को समझा, विशेषज्ञों को प्रशासन के साथ जोड़ा और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस प्रकार से तेजी से प्रशासन की बारीकियों को समझा, जो एक्सपर्ट से उनको प्रशासन के साथ जोड़ा, उनकी चीजों को लोक भोग्य बनाया, योजनाओं में तब्दील किया और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने एक नया मॉडल बनाया कि विकास को कैसे सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक बनाया जा सकता है और इसके लिए उन्होंने ढेर सारी योजनाएं लेकर आए। गृह मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी का मानना है कि हम देश बदलने के लिए सरकार में आए हैं, केवल सरकार चलाने के लिए नहीं। हमारा लक्ष्य देश में परिवर्तन लाना है, सत्ता में बने रहना लक्ष्य नहीं है। एकमात्र लक्ष्य राष्ट्र प्रथम को लेकर चलते हैं। उनका मानना है और कई बार सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कहा भी है कि हम देश बदलने के लिए सरकार में आए हैं, सरकार चलाने के लिए सरकार में नहीं आए। हमारा लक्ष्य देश के अंदर परिवर्तन लाना है।
130 करोड़ की जनता को विश्व में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को विश्व में एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाना है, जो जबकि पोटेंशियल सालों से यहां पड़ा है। हमारा युवा धन पश्चिम और अमेरिका की ओर न जाता अगर ये फैसले सालों पहले हो गए होते तो, जो आज हो रहे हैं। मैं किसी का क्रिटिसिज्म करना नहीं चाहता, मगर वो इसलिए नहीं डरते हैं कि सत्ता में बने रहना लक्ष्य नहीं है, जो चलता है उसको चलने देना, आराम की जीवन जीना भी लक्ष्य नहीं है। एकमात्र लक्ष्य है भारत प्रथम, इंडिया फर्स्ट, ये लक्ष्य लेकर वो चलते हैं। और सुधाकर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और जानकारी उनसे लेते हैं। सुधाकर, यहाँ पर बड़ी बेबाकी से उन्हें एक साक्षात्कार दिया और कहा कि मोदी जी जो डरते नहीं हैं, जिस तरह से जोखिम लेकर वो फैसले लेते हैं, उसका कारण, एक बड़ा कारण ये है कि सत्ता में रहना उनका लक्ष्य नहीं है। किस तरह से आप देखते हैं इनके साक्षात्कार में कौन सी ऐसी अहम बातें थी जो बहुत ही पारदर्शी तरीके से उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और अपनी बात रखी? जी बिल्कुल, देखिए जया, 20 वर्ष प्रशासनिक जीवन में नेतृत्व के तौर पर सीएम और प्रधानमंत्री के तौर पर एक बहुत बड़ा वक्त होता है, और लगातार एक तरह से न सिर्फ सफलता हासिल करते जाना, बल्कि एक तरह से ज्यादा लोगों के दिलों में जगह बनाना। आज हम जानते हैं पीएम मोदी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता नहीं है, वो पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हैं। और एक इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने जनता के मुद्दों को समझा, समस्याओं को समझा, और किस तरह से उसको हल करते हुए देश के विकास को गति देनी है। और निश्चित तौर पर आज गृह मंत्री अमित शाह का जो पूरा इंटरव्यू एक तरह से फोकस रहा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी पक्ष को देश के सामने रखा। जब वो मुख्यमंत्री नहीं भी थे, उस वक्त उन्होंने किस तरह से शुरुआत की थी। साल 1987 में जब बीजेपी का कोई वर्चस्व गुजरात में नहीं हुआ करता था, उस वक्त से बीजेपी को गुजरात में खड़ा करना, फिर जब मुख्यमंत्री के तौर पर उनको मौका मिला, जब उनके पास सरपंच बनने का भी कोई एक्सपीरियंस हासिल नहीं था, लेकिन लगातार सीखते जाना, लगातार जो जिन लोगों से जानकारी मिल सकती है, विशेषज्ञों के साथ, उनके साथ काम करते हुए और बुनियादी मुद्दों को हल करना, आदिवासी हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, पानी की बात हो, शौचालय की बात हो, और ये बीते 20 सालों में उनके शासन प्रशासन नीति का ये आधार रहा। और गृह मंत्री ने इस बात को रखा कि एक तरह से उनके नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर और अब प्रधानमंत्री के तौर पर, खासतौर से अगर देश के 60 करोड़ ऐसे लोग जिनको गरीब लोग मानते हैं, जिनके पास उस तरह की सुविधाएं नहीं है जो अन्य लोगों के पास है, तो उनकी जिंदगी में जो उत्तरोत्तर बदलाव आ रहा है, उनको जो आत्मविश्वास मिला है, आज जो उनकी बुनियादी समस्याएं हल हो रही हैं, चाहे घर की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, शौचालय की बात हो, स्वच्छ ईंधन की बात हो, तो वो एक तरह से पूरे देश के को गति दे रही है। और निश्चित तौर पर हर एक कालखंड, चाहे संगठनकर्ता के रूप में, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर, चाहे प्रधानमंत्री के तौर पर, सबको साथ लेकर चलते हुए, ज्यादा से ज्यादा विचार करते हुए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संपर्क करते हुए, एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जरिए किस तरह से राज्य और देश में बदलाव लाया जा सकता है, अपने राजनीतिक हितों की परवाह न करते हुए देश हितों को आगे कैसे रखा जा सकता है, देश को ये साहस कैसे दिलाया जा सकता है कि उसमें एयर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का ताकत है, ये भरोसा कैसे दिलाया जा सकता है कि हर गरीब का बैंक अकाउंट होगा। तो ये जो पूरा पहलू है पीएम मोदी का, उनका जो काम करने का तरीका, और जया बीते 7 वर्षों में प्रधानमंत्री के तौर पर हम लोग भी काफी करीब से उनको कवर करते रहे हैं, जो उनकी स्मरण शक्ति है, जो कार्य करने का तरीका है, वो जो राजनीतिक चीजें हैं उससे वो कभी एक तरह से उसका असर उन पर नहीं होता। वो एक लक्ष्य लेकर जो चलते हैं, अगर वो कन्विंस है कि इससे मेरे देश के लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा, आगे बढ़ेंगे लोग, उनको ज्यादा अवसर मौके मिलेंगे, तो उसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और निश्चित तौर पर
आप सबको जोड़ते हुए, सबको साथ लेकर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद हम जानते हैं कि विपक्ष की इतनी कोशिशों के बावजूद तमाम तरह के जो लगातार एक तरह से हम जानते हैं किस तरह से कोशिशें की जाती है, बावजूद उसके प्रधानमंत्री की लोकप्रियता न सिर्फ अक्षुण्ण रही है, वो लगातार बढ़ती रही है। और सिर्फ देश की नहीं, पूरे दुनिया की ये बात है। और बहुत महत्वपूर्ण, एक तरह से बहुत अहम तरीके से उनकी जिंदगी के, उनकी शासन शैली की, उनकी देश को आगे बढ़ाने के संकल्प के, आत्मनिर्भर भारत को या $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ाने का उनका जो लक्ष्य है देश के लिए, उन तमाम चीजों को लेकर बहुत खुलकर गृह मंत्री अमित शाह ने बात की। हम जानते हैं क्योंकि उन्होंने बीते 20 वर्षों में नहीं, लेकिन उससे पहले से भी प्रधानमंत्री मोदी को बहुत करीब से देखा, उनके साथ काम किया, तो उनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता था इन तमाम पहलुओं बिल्कुल, ये कह सकते हैं एक तरह से राजनीति को एक नई परिभाषा दी प्रधानमंत्री ने, और गृह मंत्री ने तमाम सवालों के यहाँ पर बेबाकी से जवाब दिए इस साक्षात्कार में। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और खबरों में आगे बढ़े तो बात करें बिजली आपूर्ति की, तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि दिल्ली में बिजली की कोई कमी नहीं है। राजधानी दिल्ली को जितनी बिजली की जरूरत है उतनी मिल रही है। साथ ही कोयले की आपूर्ति भी देश में निर्बाध जारी है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि संकट को बेवजह प्रचारित किया जा रहा है, जो राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि सरकार कोयले की आपूर्ति पर नजर रखे हुए है। दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो, और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहे। क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ट्रेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू को 12 घंटे की पूछताछ के बाद शनिवार देर रात 10:50 पर गिरफ्तार कर लिया गया। आशीष पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए हिरासत में लिया गया। एसआईटी प्रभारी डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। लगभग 12:35 पर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने आशीष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शनिवार रात क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष का मेडिकल भी कराया गया। तमाम चर्चाओं के बीच आशीष को विशेष मजिस्ट्रेट दीक्षा भारती के सामने पेश किया गया, जहां पुलिस ने उसे 3 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए आशीष को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और केंद्र ने आश्वासन दिया है कि दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले बवाना और प्रगति केंद्रों को पर्याप्त गैस उपलब्ध कराई जा रही है। बिजली मंत्रालय में सचिव आलोक कुमार ने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव तरुण कपूर ने यह आश्वासन दिया है। आलोक कुमार ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय ताप बिजली निगम एनटीपीसी को दिल्ली के दादरी और झज्जर केंद्रों के लिए राष्ट्रीय औसत के बराबर कोयला भंडार बढ़ाने और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली सचिव ने कहा कि दिल्ली बिजली वितरण कंपनियां दादरी 1 से बिजली नहीं ले रही हैं, क्योंकि वे 25 वर्षों बाद बिजली खरीद समझौते से अलग होना चाहती हैं। इन कंपनियों को बिजली लेने का परामर्श दिया गया है। और इस बीच कोयला मंत्रालय के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालय उप समूह सप्ताह में 2 बार कोयला स्टॉक की स्थिति की निगरानी कर रहा है। कोयले के स्टॉक के प्रबंधन और कोयले के समान वितरण को सुनिश्चित करने और निगरानी के लिए बिजली मंत्रालय ने 27 अगस्त 2021 को एक कोर मैनेजमेंट टीम का गठन किया। सीएमटी दैनिक आधार पर कोयला स्टॉक की बारीकी से निगरानी और प्रबंधन कर रहा है और बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में सुधार के लिए सीआईएल रेलवे के साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। सीएमटी ने आज सीएमटी की बैठक हुई, जिसमें स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें बताया गया कि 7 अक्टूबर 2021 को कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले का कुल प्रेषण 1.501 मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जिससे खपत और वास्तविक आपूर्ति के बीच का अंतर कम हो गया है। कोयला मंत्रालय और सीआईएल ने आश्वासन दिया है कि अगले 3 दिनों में बिजली क्षेत्र को 1.6 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद प्रतिदिन 1.7 मीट्रिक टन को कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे निकट भविष्य में बिजली संयंत्र में कोयले के भंडार के क्रमिक निर्माण में मदद मिलने की संभावना है। कोयले की आपूर्ति के साथ साथ बिजली की स्थिति में सुधार होने की संभावना है। और देश में अब तक 94 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 66 लाख 85 हजार से अधिक टीके लगाए गए।
देश की आबादी के सर्वाधिक संवेदनशील समूहों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए चलाए जा रहे व्यापक टीकाकरण अभियान की उच्च स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भेजी गई कोविड रोधी टीके ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की 10 लाख डोज शनिवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच गई। भारत से बांग्लादेश को भेजी गई इस टीके की ये तीसरी खेप है। बांग्लादेश को अब तक इसकी 80 लाख डोज भेजी जा चुकी हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती। हिंदियानी। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करें भारत चीन सैन्य कमांडरों के बीच सेना तैनाती को लेकर 13वें दौर की वार्ता आज मालदो में हो रही है। पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच तनाव को कम करने के लिए ये वार्ता की जा रही है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन कर रहे हैं। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन मां के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मां अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। मां की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मंदिरों में खास इंतजाम किए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि नवरात्रि में देवी स्कंद माता की उपासना की जाती है। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता अपने भक्तों को सभी कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति प्रदान करें। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। वंदे वांछित कामार्थे
चन्द्रार्धकृतशेखराम् सिंहारूढा चतुर्भुजा स्कन्दमाता यशस्विनी शिवा प्रभा समुज्ज्वलाम् स्फुरत्शुभाङ्गशेखराम् ललाटरत्नभास्कराम् जगत्प्रदीप्तभास्कराम् महेन्द्रकश्यपार्चिताम् सनत्कुमारसंस्तुताम् सुरासुरेन्द्रवन्दिताम् यथार्थनिर्मलाद्भुताम् सिंहासनगता नित्यम् पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः ॐ देवी। और अयोध्या में भगवान श्री राम की लीला का मंचन लगातार जारी है। नए रूप और दिव्य स्वरूप में अयोध्या की रामलीला में फिल्म जगत के कई प्रसिद्ध कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। आइए देखते हैं अयोध्या की रामलीला के चौथे दिन के मंचन की कुछ झलकियां। अयोध्या की रामलीला के चौथे दिन दशरथ द्वारा भगवान श्री राम के राज तिलक की घोषणा से अयोध्या के नर नारी हर्ष एवं उल्लास में डूब गए। खुशियां मनाओ, मोरे राम रमैया की जय हो, मोरे राम रमैया। लेकिन ये हर्ष तब विषाद में बदल गया जब कैकेयी के हट के बाद राजा दशरथ अपने वचन से विवश होकर भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास देते हैं। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री, आज्ञा दीजिए। मुझे छोड़कर न जाओ। अयोध्या की रामलीला में फिल्म जगत के अनेक प्रसिद्ध कलाकार हिस्सा ले रहे हैं, जिससे इस रामलीला के प्रति लोगों में जबरदस्त आकर्षण है। लक्ष्मण, पुत्र सीता, पुत्र राम, पुत्र राम। दूरदर्शन के माध्यम से अयोध्या की रामलीला का सजीव प्रसारण देख राम भक्त बेहद आनंदित हैं। राम जी की ख्याति हमारे देश में ही नहीं अनेकों देशों में जो है विश्व विख्यात है और उनके जीवन चरित मानस से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए ऑडियंस को उस जीवन में रामायण से जो है शिक्षा लेनी चाहिए। रामायण आज भी हम लोगों को वो चीज़ें सिखा सकती है जो आके आधुनिक समय में हमारे पास नहीं होती हैं या हम उनको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। कोरोना की वजह से इसी वजह से हम लोग रामलीला को वहाँ जाके नहीं देख सकते, इसी वजह से हम लोग अपने घर में दूरदर्शन की वजह से हम लोग टीवी पे अपने घर में सबके साथ बैठ के देख सकते हैं। हम लोग वहाँ जाके नहीं देख पा रहे हैं तो हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ घर में बैठ के अयोध्या की रामलीला जो सब बहुत अच्छे कलाकार द्वारा किया जा रहा है वो हम लोग घर में बैठ के देख रहे हैं, इसका मंचन कर रहे हैं। रामलीला बहुत अच्छी। राम वनगमन से अयोध्या में पूर्व धन क्रंदन के बीच दशरथ का प्राण त्याग राम भक्तों के लिए आधार सदृश रहा। दूरदर्शन के जरिए भगवान श्री राम की लीला का मंचन का अयोध्या से सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जिसे प्रतिदिन शाम 7 बजे से 10 बजे तक दूरदर्शन नेशनल के चैनल पर देखा जा सकता है। शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रग रग में गंगा का प्रसारण अयोध्या की रामलीला के ठीक बाद रात 10 बजे किया जा रहा है। अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, अयोध्या।
राम बिना मोरी सुनी अयोध्या लखन बिना। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को कहा कि महासंघों को बड़े वैश्विक आयोजनों से हटने का फैसला करने से पहले सरकार से बातचीत करनी चाहिए। खेल मंत्री का यह बयान राष्ट्रमंडल खेलों में हॉकी टीम को नहीं भेजने के हॉकी इंडिया के फैसले के बाद आया है। खेल मंत्री ने यह बात दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग के उद्घाटन के अवसर पर कही। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में खेल मंत्री ने कहा कि महासंघों को बड़े वैश्विक आयोजनों से हटने का फैसला करने से पहले सरकार से बातचीत करनी चाहिए। खेल मंत्री का ये बयान राष्ट्रमंडल खेलों में हॉकी टीम को नहीं भेजने के हॉकी इंडिया के फैसले के बाद आया है। हॉकी इंडिया ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने के कारण राष्ट्रमंडल खेलों से हटने का फैसला किया था। किसी भी एसोसिएशन फेडरेशन को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए और सरकार से चर्चा करनी चाहिए, डिपार्टमेंट से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि केवल एक फेडरेशन की टीम नहीं जा रही, देश की टीम जा रही है। 130 करोड़ के देश में मात्र 18 खिलाड़ी नहीं है जो देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। एक अवसर होता है दुनिया भर के ग्लोबल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का, और मेरा मानना है कि उनको एंगेज करना चाहिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ, मंत्रालय के साथ, और निर्णय सरकार को करना है। भारत की टीम कहाँ पे रिप्रेजेंट करे ये केवल फेडरेशन तक के सीमित नहीं है, ये भारत को, भारत की सरकार को भी तय करना है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अगले 10 दिनों में खेल पुरस्कारों के लिए चयन समिति की बैठक आयोजित होगी। चयन समिति ये तय करेगी कि ये पुरस्कार किसे दिया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग आने वाले 10 दिनों के अंदर होगी और वो मिलकर निर्णय भी करेंगे कौन कौन खिलाड़ियों को इस साल सम्मानित किया जाएगा, किनको अवार्ड्स मिलेंगे, और इसके अलावा भी राष्ट्रपति जी से टाइम लेकर फिर उनके माध्यम से इनको सम्मानित किया जाएगा, अवार्ड्स दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि टोक्यो ओलंपिक में पुरुष और महिला टीमों की सफलता ने हॉकी को भारत में एक नई पहचान दी है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जिस तरह से भारतीय एथलीट्स ने पहले से शानदार प्रदर्शन किया है, विशेष तौर पर हॉकी ने 41 वर्षों के बाद जिस तरह से मेडल भी जीता, एक नई उम्मीद हॉकी खिलाड़ियों में जगाई है। देश के युवा अपने अपने क्षेत्र में हॉकी खेलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और मैं दिल्ली हॉकी को बधाई देता हूं जिन्होंने दिल्ली में लीग शुरू की है। दिल्ली की हॉकी जो है और किसी भी प्रदेश की हॉकी जो है ना, वो क्लब पे डिपेंड करता है। क्लब कल्चर नहीं है तो फिर वो खेल मर जाएगा। इंटायर यूरोप है, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड है, इनकी जो स्पोर्ट्स का जो बेस है और जो फाउंडेशन है, इट डिपेंड्स ऑन क्लब कल्चर एंड क्लब कंपटीशन। इवन ऑनरेबल मिनिस्टर इज वेरी कीन कि क्लब कल्चर शुड बी रिवाइव्ड इन अवर कंट्री। दिल्ली हॉकी लीग का आयोजन दिल्ली हॉकी संघ द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया जा रहा है। इस लीग में कुल 36 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आने वाले समय में टीमों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर के इम्फाल के गोविंदजी मंदिर में पूजा की। पूजा के दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह भी मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इम्फाल में मणिपुर राज्य पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि कोई देश को तोड़ने के लिए लगा है और हम जैसे लोग भारत की संस्कृति की रक्षा करते हुए देश को जोड़ने में लगे हैं। कई नेशनल हाईवे बन रहे हैं, करीब 300 परियोजनाओं का श्री गणेश हो गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा निवेश 2 गुना हो गया है। विकास के नए पहलू हैं। मुझे बताया गया है 16 नेशनल हाईवे बन रहे हैं, 300 प्रोजेक्ट का शिलान्यास श्री गणेश हो गया है। लगभग 4000 करोड़ रुपए 16 हाईवेज पर खर्च हो रहे हैं। दिन रात काम चल रहा है। मैंने कहा है विकास में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।
उसको पूरा करना चाहिए। आज शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई है। अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हम पहली बात तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने 5 साल में बजट को दुगना कर दिया है, चाहे शिक्षा हो, एजुकेशन हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, सभी दृष्टि से। इस नए कार्यालय में मॉडर्न व्यवस्था की गई है। इसमें कॉन्फ्रेंस रूम है, सोशल मीडिया और मीडिया सेल है। इसमें रिसर्च विंग भी जोड़ा जा रहा है। ये कार्यालय जो है इसमें मॉडर्न व्यवस्थाएं की गई, कॉन्फ्रेंस रूम है, डिजिटल के दृष्टि से आपका सोशल मीडिया सेल है, कॉन्फ्रेंस रूम है। अब हम इसमें जोड़ रहे हैं रिसर्च विंग, और रिसर्च विंग में किन सरकारों ने क्या काम किया और हमारी एन बिरेन सरकार ने 4.5 साल में क्या किया, इस पर भी रिसर्च होकर के आगे आना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए, हमारे एक एक कार्यकर्ता को बताना चाहिए, इसका सदुपयोग होना चाहिए। और यही चीज विष्णुपुर में भी होनी चाहिए, यही चीज थाउबाल में भी होनी चाहिए, क्योंकि हम एक संस्कार को देने का काम करते हैं। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि मैं उन हजारों कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने 20 साल से कार्यालय की इस कल्पना को साकार करने के लिए अपने आप को खपा दिया। मैं उन हजारों कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने 20 साल से इस कल्पना को साकार करने के लिए अपने आप को खपा दिया, अपने आप को लगा दिया। पार्टी के पास उस समय बहुत व्यवस्था नहीं थी, लेकिन परिस्थितियां बदली। आज जब मैं आ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर लोगों के साथ संबंध बनाकर के पार्टी को मजबूत भी किया है और यहां पर कार्यालय के माध्यम से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम भी किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर निमहंस बेंगलुरु में तंबाकू छोड़ो एक हीरो बनो अभियान की शुरुआत की। तंबाकू के हर प्रकार का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए अविश्वसनीय रूप से हानिकारक है। स्वास्थ्य जीवन शैली विकल्प बनाएं, तंबाकू छोड़ें। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों को मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जबकि लोग शारीरिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा कि मधुमेह की तरह मानसिक स्वास्थ्य भी शरीर का बड़ा दुश्मन है। आज हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को ही हेल्थ के रूप में देखा जाता है। मेंटल हेल्थ को लोग मानते एक और समस्या बढ़ रही है। जैसा डायबिटिक फिजिकल हेल्थ का साइलेंट दुश्मन है, वैसा ही मेंटल हेल्थ है। उसको हम इस तरह से एड्रेस नहीं करते, हम देखते भी नहीं हैं। और गांव में, विलेज में तो उसके लिए टिकवा होता है, कोई बात भी नहीं करते हैं। उसको कैसे बाहर लाए? फैमिली अपने घर में कोई मेंटल हेल्थ की शिकार नहीं हुए है ना, ऐसा वो किड हो, फैमिली का कोई मेंबर हो, उसको जज करे वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, किस अदर टाइप का बिहेवियर व्यक्ति अपने फैमिली में कर लेते, क्यों करते हैं, वहां से क्वेश्चन शुरू करके ये बिहेवियर किया है तो उसको यहां मिल रहा है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। कतर की राजधानी दोहा में शनिवार को तालिबान और अमेरिका के बीच बैठक हुई। मध्य अगस्त में अमेरिका के अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को पूरी तरह से हटाने के बाद अमेरिका और तालिबान के बीच ये पहली बैठक थी। बैठक में अफगानिस्तान के अंदर कट्टरपंथी समूहों पर लगाम कसने, अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालने और देश के अंदर फंसे नागरिकों को मानवीय सहायता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा जैसे आतंकवादी समूहों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात की। तालिबान ने अमेरिका से अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से परहेज करने की अपील की है। अमेरिका ने अगस्त महीने के आखिरी में अफगानिस्तान छोड़ दिया था, जिसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात सरकार की स्थापना की है, लेकिन इस सरकार को अभी तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। अमेरिका ने तो अफगान सरकार की सभी संपत्तियों और बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान को दी जा रही सरकारी मदद भी रोक दी गई है।
और अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में आने के बाद वहां से एयरलिफ्ट किए गए अफगान शहरियों को अमेरिका पहुंचाने की कार्रवाई अभी जारी है। जर्मनी में स्थित अमेरिकी एयरबेस से अफगान परिवारों को अमेरिका ले जाने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। काबुल से निकाले गए कई हजार अफगानों को दक्षिण पश्चिमी जर्मनी के रामस्टीन में अमेरिकी एयरबेस पर अस्थायी तौर पर रखा गया है, जहां कोरोना वायरस और अन्य चिकित्सा जांच और विभिन्न बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के बाद अब उन्हें अमेरिका ले जाया जा रहा है। अमेरिकी सेना के अनुसार अफगानिस्तान से लगभग 34,000 लोगों को लेकर करीब 140 उड़ानें रामस्टीन पहुंची थीं। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट से लावा निकलने की वजह से आसपास के इलाकों में भय का माहौल है। साथ ही लोग ज्वालामुखी विस्फोट की घटना से रोमांचित भी हैं। लावा की चपेट में आने की वजह से 4 भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कैनरी द्वीप ज्वालामुखी में 19 तारीख को विस्फोट हुआ था और तब से 1150 इमारतें और आसपास का इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ला पाल्मा द्वीप समूह से अभी तक 6,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और लेबनान में ईंधन आपूर्ति में कमी की वजह से 2 सबसे बड़े ऊर्जा केंद्र बंद होने के कारण देश में केंद्रीकृत बिजली उत्पादन बंद हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि देश का ऊर्जा नेटवर्क शनिवार दोपहर के बाद से बंद है और ये समस्या कम से कम सोमवार तक जारी रहने की संभावना है। राज्य बिजली कंपनी ने जहाजरानी ऊर्जा केंद्र में थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट के बंद होने की पुष्टि की है। वहीं देयर अम्मार प्लांट शुक्रवार से ही ईंधन आपूर्ति नहीं होने की वजह से काम करना बंद कर दिया था। बयान में कहा गया है कि बिजली उत्पादन केंद्रों के बंद होने से कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है और हाल फिलहाल में इसका संचालन दोबारा शुरू होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य बिजली कंपनी अस्थायी तौर पर बिजली प्लांट को चालू करने के लिए सेना के तेल भंडार का इस्तेमाल करेगी, लेकिन इसमें अभी समय लग सकता है। आयातित ईंधन की आपूर्ति बंद होने से लेबनान में आर्थिक संकट और गहरा गया है। 2019 के बाद से लेबनान की मुद्रा में 90% तक गिरावट आई है। और ब्रिटेन के बड़े उद्योगों खासकर स्टील, ग्लास, सेरामिक और पेपर उद्योग ने सरकार को चेतावनी दी है कि ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से उन्हें अपना उत्पादन बंद करना पड़ सकता है। ईंधन के स्टॉक में कमी और एशिया में तेल की मजबूत मांग के कारण इस वर्ष यूरोप में गैस की थोक कीमतों में 4 गुना वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से विशेषकर ऊर्जा सघन उद्योगों पर काफी दबाव आया है। ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने शुक्रवार को व्यापार मंत्री ख्वासी क्वांटेक के साथ इस मसले पर बैठक की, जिसमें कोई तत्काल समाधान निकलकर सामने नहीं आया। और सूडान में प्रमुख बंदरगाह आदिवासी प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण तीसरे सप्ताह भी बंद है। देश के प्रमुख बंदरगाह बंद होने की वजह से तेल और गेहूं की आपूर्ति अन्य इलाकों में बाधित है। आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन के कारण सूडान में तेल का संकट पैदा हो गया है। सूडान में पहले से ही बिजली की आपूर्ति की स्थिति औसत रही है और इस नए संकट के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर असर दिखने लगा है। सूडानी सेना और आदिवासी नेताओं के बीच तनाव पिछले कुछ दिनों में चरम पर पहुंच गया है। बेजा जनजाति नेता देश की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के पुरजोर कोशिश कर रही है। राजधानी खार्टूम में ब्रेड की मांग को लेकर लंबी कतारें देखने को मिली और आयातित आटे की किल्लत देश में देखने को मिल रही है। सरकार ने देश के उत्तरी हिस्सों में दोबारा गेहूं की आपूर्ति करने की बात कही है। अमेरिका, ब्रिटेन और नॉर्वे ने सूडान सरकार का समर्थन किया है और बातचीत के जरिए दोनों पक्षों को समस्या का समाधान तलाशने की अपील की है। इटली में सभी कामगारों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन अनिवार्य बनाने के नियम पर रोम में लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और टीयर गैस के गोले भी दागे। प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने पुलिस घेरे को तोड़कर प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसने की कोशिश की, जबकि एक दूसरे समूह ने CGIL ट्रेड यूनियन के मुख्यालय में जबरन घुसने का प्रयास किया। इराक में आज संसदीय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच कुल 329 संसदीय सीटों पर चुनाव हो रहा है। इराक के स्वतंत्र चुनाव आयोग ने सामान्य मतदान के लिए लगभग 8,954 पोलिंग सेंटर और 55,041 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। इराक में करीब 2.5 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। 950 महिलाओं सहित 3,240 से